नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान इस चैनल पर हमारा विशेष कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिडेट। जिस तरह से क्रिकेट के खेल में हरफन मौला खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह से फिल्मी जगत में भी हरफन मौला कलाकार होते हैं। आज हमारे बीच बॉलीवुड के एक ऐसे ही कलाकार मौजूद हैं जिन्हें मैं हरफन मौला कलाकार कह सकता हूं। जी हाँ, इनके पास एक नहीं कई तरीके हैं लोगों को रिझाने के। आज हमारे बीच ऐसे ही एक हरफन मौला कलाकार मौजूद हैं, श्रीमान स्वानंद किरकिरे जी। प्लेबैक सिंगर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार, ये सारी खूबियां जिस शख्स में हैं, उससे हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है स्वानंद किरकिरे, जो पिछले कुछ सालों से अपने बेहतरीन गीतों की वजह से काफी मशहूर हुए। बेहतरीन शब्दों के साथ गीतों की रचना करने वाले स्वानंद को लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के बंदे में था दम और थ्री इडियट्स के बहती हवा का ख्वाबों के लिरिक्स लिखने के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इन फिल्मों के अलावा स्वानंद ने कई बेहतरीन फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखे और प्लेबैक सिंगिंग भी की, जिसमें परिणीता, लागा चूड़ी में दाग, बा, सिंघम, बर्फी। हिंदी के साथ ही स्वानंद ने कई मराठी गीत भी लिखे और मराठी गीत गाए भी। इंदौर से मुंबई आकर अपना सिक्का जमाने वाले स्वानंद किरकिरे ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी और कई अवार्ड भी जीते। की नदी में खाए गोते, बेहतरीन गीत लिखकर पॉपुलर होने के बाद स्वानंद अभिनय में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। स्वानंद ने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की डिग्री भी ली, लेकिन गीत लिखने में और डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मशगूल होने की वजह से अभिनय की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि स्वानंद ने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए जरूर हैं, मगर अब वो नजर आएंगे अपनी अगली फिल्म क्रेजी कुकर फैमिली में एक खास किरदार निभाते हुए। शतकम दुनिया ग्लोबल खाती जाए झटके, गिरती जाए आसमान से खजूर में अटके। इसके अलावा स्वानंद फिल्म डायरेक्शन भी करना चाहते हैं और बहुत जल्द वो किसी कहानी पर एक फिल्म भी बनाने वाले हैं। अब तक का स्वानंद का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा। अपने जीवन के इस इंटरेस्टिंग सफर के बारे में स्वानंद ने गुलिस्तान न्यूज के खास कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिडेट में कई बातें शेयर की। आइए आपको दिखाते हैं ये खास मुलाकात। स्वानंद जी, गुलिस्तान इस चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। स्वानंद जी, जिस तरह से मैंने कहा कि हरफन मौला कलाकार की शुरुआत यानी बॉलीवुड में जो शुरुआत हुई वो कब और कैसे हुई? मैं हरफन मौला कहते हैं क्योंकि मैं मतलब ये सारे काम इसलिए कर पाता हूँ अच्छे से क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से नाटकों के साथ, थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी विधाओं का ये किया। जब मैं वहाँ से पास आउट किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो मैं डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश थी मेरे मन में। मैं फिल्में बनाना चाहता था, वो मेरा मन था। और वो मन को लेके मैं बम्बई आया। एक टेलीविज़न सीरियल था स्वराज नाम का, जो उस ज़माने में वो डेली सोप शुरू नहीं हुए थे, तो उस सीरियल के डायलॉग्स में लिखने लगा, उस सीरियल के बारे में मैं लिखने लगा। और वहाँ से मेरी जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई और मुझे मौका मिला डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को असिस्ट करने का। उस वक्त पे मैं उनका असिस्टेंट बना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि असिस्टेंट बनना है और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बनना है। तो सुधीर जी को जब मैं असिस्ट कर रहा था, मैंने 3 फिल्में उनके साथ की। हजारों ख्वाहिश सबसे पहली थी कैलकाटा मेल, जिसमें अनिल कपूर और रानी मुखर्जी, मनीषा कोइराला थे। दूसरी फिल्म थी चमेली, जिसके मैंने संवाद भी लिखे। तो उसके वहाँ पे उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझसे डायलॉग लिखने को कहा, तो मैंने चमेली फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे। चमेली में करीना कपूर थी। और उसके बाद हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो बना रहे थे, उसको असिस्ट करते करते मेरा एक गाना है बाबरा मन देखने चला एक सपना, वो गीत उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसको फिल्म में लेने का प्रपोजल दिया। और मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे वो गीत जब मैं सुना रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा गा के सुनाया था। तो शांतनु मोहित्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उस फिल्म में आए थे, उन्होंने कहा मैं इस आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करूँगा। तो उन्होंने मेरी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो वो शुरुआत हुई कि एक ही गाना जो किसी लिरिसिस्ट ने लिखा है और वो उसको गा भी रहा है, ऐसा पहली बार हुआ। वो गीत
काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ, मतलब उस गीत ने मुझे पहचान दी। और उसी वक्त मुझे प्रदीप सरकार ने परिणीता ऑफर की, जो मैंने शांतनु ने साथ में उनके साथ की, जो विद्या बालन की पहली फिल्म थी। तो फिर परिणीता के गीत बने। स्वर्ण जी, आप बॉलीवुड में बनने क्या आए थे, ये जानना बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि आप गीतकार भी बन गए, आपने गाने लिखे, फिल्मों में अभिनय भी कर रहे हैं, आप म्यूजिक भी दिया है आपने, अब डायरेक्शन से शुरुआत की, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपका एम क्या था, क्या बनना चाहते थे? एम मेरा ये था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाह रहा था, फिल्म मेकर बनना चाह रहा था। लेकिन वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया मामला, और ये सारी चीज़ें बीच में आने लगी। मैं भी एंजॉय करने लगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद को पहली बार एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे भी अपने अंदर ये पता चल रहा था कि अरे मैं एक गीतकार भी मेरे अंदर है, मुझे नहीं पता था। मैंने उसके पहले कभी प्रोफेशनली गीत लिखने की सोची नहीं थी। और जब चैलेंजेस आते गए मैं उन्हें स्वीकार करता गया। परिणीता मिली तो परिणीता के गीत लिखे तो वो लोगों को बहुत अच्छे लगे। तो लगे रहो मुन्ना भाई मिली तो सडनली एक टपोरी फिल्म आ गई हाथ में। मैंने कहा यार ये भी ट्राई करके देखते, ये कैसे अपन कर सकते। वो टपोरी गाने लिखे, वो गीत अच्छे लगे लोगों को। तो तब तक राजू 3 इडियट बनाने लग गए थे, तो 3 इडियट मिल गई। तो वो इतनी बड़ी फिल्म थी कि उसको मतलब, और आप इनकार नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको नाम पहचान सब कुछ दे रही है। तो जो मेरा मुख्य उद्देश्य है डायरेक्शन, वो थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया जरूर, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कभी ना कभी उस पर लौट आऊंगा। साइड ट्रैक नहीं, डिले हुआ है ये मान के चल सकते हैं। डिले हुआ है मान के चल सकते हैं, या उसके पीछे भी कोई देखिए मैं बड़ा मजेदार है मेरी जर्नी, जो मुझे बहुत कभी कभी आश्चर्य होता है अपने आप पे कि मुझे इस इंडस्ट्री ने अपने आप से मिलवाया है। मैंने कभी एक्टिंग करने का सपना नहीं देखा था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन एक दिन सडनली प्रकाश झा के ऑफिस से फोन आता है, वो लोग मिलने आते हैं, वो मुझे स्टोरी सुनाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा रोल मेरे को बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा रोल मुझे बताते हैं, जो लीड रोल है फिल्म का, वो कहते हैं ये आपको करना है। तो जब जिसके लिए मैंने प्रयास नहीं किया, और जिसके लिए लोग मर जाते हैं, लोग अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, उस काम को करने के लिए अगर मेरे को कोई सामने से आके कह रहा है, तो मैंने कहा कि यार ये अगर भगवान चाह रहा है तो उसका कुछ एक इसमें उद्देश्य होगा, तो मुझे करके देखना चाहिए। मैंने करके देखा, और अब देखते हैं कहाँ जाता है। जो शुरुआत आपकी हुई, आपने कहा कि मतलब एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मुन्ना भाई MBBS के जो आपने किए, उसमें पहला कौन सा गाना था जो आपने लिखा, जो आपके सामने मतलब उसको रिकॉर्ड किया गया? सबसे पहला गाना परिणीता में था, रात हमारी तो चांद की सहेली है, जो पहली बार रिकॉर्ड। नहीं, ये जो गाना था तो आपने जब करियर शुरू किया था उस वक्त ये पहला गाना था, जो तो बाबरा मन था। लेकिन जब मुन्ना भाई में जो आपने किया था, मुन्ना भाई में मैंने जो गाने किए थे, उसमें लगे रहो मुन्ना भाई का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था शान की आवाज में, बोले तो कैसी हो गया है, अपन को जैसे मांगता है वैसी हो गया है। और उसके बाद दूसरा गाना हुआ था बंदे में था दम वंदे मातरम, जिस गाने ने मुझे पहला नेशनल अवार्ड दिलाया। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते थी ना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो जो गाने की बात आप कर रहे हैं, बंदे में था दम वंदे मातरम, ये जो सॉन्ग था ये कहीं ना कहीं नेशनल एंथम से जुड़ा हुआ है। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी हो जाएगी? बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म थी महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी उसके प्रमुख किरदार थे। और राजू हिरानी ने मुझे जो टास्क दिया था, राजकुमार हिरानी जो है फिल्म मेकर, उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि एक गाना हमको ऐसा लिखना है जो मुन्ना भाई जो महात्मा गांधी के बारे में हो, लेकिन स्टाइल मुन्ना भाई का होना चाहिए, उसकी जबान मुन्ना भाई की होनी चाहिए। तो ये बड़ा डर था कि कहीं लोग उसको बुरा ना माने, कहीं लोग उसको अन्यथा ना ले, इसके ऊपर मजाक ना उड़ाए, इसके ऊपर गुस्सा ना करे। लेकिन बड़े केयरफुल हमने गाना बनाया, तो जब वो बना तो वो अच्छा बन पड़ा। और जो पहला सॉन्ग है, जो टाइटल है हाय रे हाय मुन्ना भाई, हाय, ये सॉन्ग
को मतलब लिखने के लिए पूरा एकदम राउडी टाइप इसमें लैंग्वेज, बिल्कुल राउडी टाइप, और मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि और मुझे बड़ा पहले शुरुआत में मुझे लगा था कि बड़ा आसान होगा, क्योंकि मैंने कहा ये तो एक टपोरी लैंग्वेज है, राउडी लैंग्वेज है, ये तो आ जाएगी अपने को। कहीं ना कहीं ये जो भाषा है मुंबई में ज्यादातर देखने सुनने को मिलती है। आप इंदौर के रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैंने 10 साल उसके पहले मैंने जब तक 6-7 साल मुंबई में हो चुके थे और मेरा लोकल ट्रेन का और बसों का सफर होता रहा था, तो ये जबान से मैं वाकिफ हो चुका था तब तक। और मैंने उसमें जो मुझे मतलब जो लाइन मैंने लिखी थी वो राजू को बहुत पसंद आई थी, उसी लाइन को लेके उन्होंने मुझे पूरी फिल्म दी थी। वो लाइन थी कि ख्वाबों में वो अपन के रोज रोज आए, खोपड़ी के खोपचे में खलबली मचाए। ख्वाबों में वो अपन के रोज रोज आए, खोपड़ी के खोपचे में खलबली मचाए, खाली पीली भेजा साला यूं ही फड़फड़ा। तो ये राजू को सर्टिफिकेट मिला, बोले यार नहीं तेरे को पता है, लैंग्वेज के बारे में पता है, एंड ही गेव मी द फुल फिल्म। शुरुआती दौर में परिणीता के बाद में जो फिल्में आपने की, उसके बाद में एक के बाद एक आपको अवार्ड मिलते चले गए। तो आगे चल के दूसरी फिल्मों में परफॉर्म करना, यानी कि उसकी जो क्रिएशन थी उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? देखिए, यही तो खूबसूरती है इस मीडियम की, सिनेमा की, या हमारे मीडियम की, जिसको मैं कहूँगा कि हर दिन नया दिन है, हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है। आपने कल क्या किया था, ये तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। वो तो आपके लिए जो अगर आपने पहले अच्छा काम किया हुआ है तो लोग आपसे और अच्छा काम की उम्मीद करते हैं। और दूसरा, इसका कोई मायने नहीं रखता कि आपने 2 नेशनल अवार्ड लिए हैं, आपको जो नई फिल्म मिली है इसमें आप क्या कर रहे हैं। ये आज तो हम लोग आज काटो और आज खाओ वाले लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, और यही इसकी खूबसूरती है, यही हमें भी नया बना के रखती है। इसमें हम भी अच्छे से अच्छा काम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यही हुआ, हर फिल्म एक चैलेंज के रूप में आई। मुझे तो बड़ी, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फिल्में मिली। मतलब राजू हिरानी की 3 फिल्में, 3 इडियट और पीके और लगेरो मुन्ना भाई के अलावा मैंने सुधीर मिश्रा जी की सारी फिल्में की। उसके बाद मैंने अनुराग बसु के साथ बर्फी की। उसके बाद मैंने अभिषेक कपूर के साथ कायपोछे की। उसके बाद मैंने रोहित शेट्टी के साथ सिंघम 1 की। तो अलग अलग तरह की फिल्में मेरे सामने आई, और हर बार एक चैलेंज था, नया गाना अलग तरह से लिखना, और आई रोट इट। 2015 में ये मान के चले एक और नेशनल अवार्ड आपकी झोली में आएगा? यार ये तो नेशनल अवार्ड देने वाले जानते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि सच्चा अवार्ड जो होता है ना, वो तब आता है, वो होता है कि जब आपने किसी को आपके प्लम्बर को फोन किया है और उसका रिंगटोन आपका गाना बज रहा है, या आप कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं और टैक्सी में हैं और टैक्सी में जो रेडियो बजता है उस पर आपका गाना बज रहा है। तो जब वो, या कोई गुनगुना रहा है आपका गाना और उसको पता भी नहीं कि आप वहां पे हो, और वो गुनगुनाता हुआ निकल गया, तो मुझे लगता है कि जब लोगों को छूता है आपका गाना तो वो सबसे बड़ी बात होती है। लोगों को पसंद आना सबसे पहले जरूरी है। ये नहीं कहूंगा कि अवार्ड मिलना गलत बात है, अवार्ड मिलने से बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है, पर अवार्ड के लिए काम करना मुझे नहीं लगता सही बात होगी। वो लोगों के लिए काम करना चाहिए। बात कीजिए अगर आपके अपने क्रिएशन की, या वो जिनको देख सुन करके आपने बॉलीवुड में कदम रखा, आपको ऐसा कौन सा गाना पसंद है जो आप गुनगुना पसंद करते हैं हमेशा? नहीं, मुझे गुलजार साहब के बहुत सारे गाने पसंद है, और जिसमें एक गाना है उनका इजाजत फिल्म का, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे। ऐसे नहीं चलेगा आपको ये? वो गाना आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और भीख खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या बात है। और अगर आपके अपने क्रिएशन की बात की जाए तो कौन सा? वैसे तो सभी आपके लिए अपने फेवरेट होंगे जी, वो तो अब मैं बताऊं, सभी फेवरेट होंगे जो लोगों को पसंद आए हैं गाने, उनमें से कुछ गाऊं तो मैं बर्फी का टाइटल ट्रैक मैंने जो गाया वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए आंखों ही आंखों में करे बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए खुस फुस खुस फुस खुस, ओए
ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ 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 ओए बुड़ 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 आला आला बड़ा आला बर्फी पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी गुमसुम ही मचाए ये तो उत्पात खुर 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 खुर्राफाते करे नॉन स्टॉप आंखों ही आंखों में कर बातें कुछ कुछ ओए ओए ख्वाबों की नदी में खाए खोते गुड़ 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 ओए गुड़ 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 गुड़। जिस तरह की लेखनी आपकी है, जिस तरह के आप गाने लिखते हैं शब्दों को पकड़ करके, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि बॉलीवुड अपने शब्दों से भटक गया है और अब जिस तरह के गाने बनते हैं उन गानों के कुछ मायने नहीं रहे? ये निश्चित रूप से हुआ है। ये निश्चित रूप से मतलब मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ये बहुत ज्यादा लेकिन इसी के साथ साथ कुछ बहुत नए अच्छे लिरिसिस्ट भी बॉलीवुड ने पाए हैं। मतलब जिस तरह का काम इरशाद कामिल कर रहे हैं या जिस तरह का काम प्रसून जोशी कर रहे हैं, जिस तरह का काम अमिताभ भट्टाचार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में कमाल का काम है। सिर्फ यही है कि बॉलीवुड में अभी जो पैसे कमाने की के लिए जो गाने बन रहे हैं, होड़ मची हुई है, वो होड़ बचे हुए, वो आपको थोड़े से बॉदर करते हैं। अदरवाइज अच्छे और बुरे गाने हर दौर में बनते हैं और जो अच्छे बनते हैं वो याद रह जाते हैं और जो बुरे बनते हैं वो भुला दिए जाते हैं। नहीं, अच्छे बुरे की बात तो ठीक अपनी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो लिरिक्स लिखी जाती है, आज जो लिरिक्स लिखी जाती है, कहीं ना कहीं म्यूजिक के चक्कर में उन लिरिक्स को दबा दिया जाता है। बीट्स इतनी हाई फाई कर देते हैं कि लोग बीट्स पे नाच रहे हैं, क्या गाया जा रहा है किसी को समझ में नहीं है, शब्द नहीं पता है। ये हमारे समय की इस वक्त की ट्रेजेडी है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे बीच में ना कोई राजकुमार हिरानी जैसे निर्देशक, कोई अनुराग बसु जैसे निर्देशक आ जाते हैं और वो बर्फी जैसी फिल्म बनाते हैं और अचानक से फिर नए गानों की बहार आपको मिलती है। तो ये थोड़ा कम हो गया है, ये और होना चाहिए, लेकिन अब ये कैसे होगा इसका मेरे पास जवाब नहीं है। तो ये मान के चले कि जो गाने अब तक आपने किए हैं, कहीं ना कहीं आपके हर गाने के साथ में न्याय हुआ है? जी देखिए, न्याय होता है या नहीं होता है, मुझे जो हुआ है कि मैंने जितने भी गाने किए हैं उन गानों ने मुझे पहचान दी है। यानी आप अपने काम से मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे जिस तरह का काम मिलता है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसे कि आपने ही बताया कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, तो मैं बहुत सारे काम करने में यकीन रखता हूँ अलग अलग दिशाओं में। मतलब मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, 2 महीने 3 महीने मेरी जिंदगी को उसमें चले जाते हैं, शूटिंग में चले जाते हैं। तो मुझे 10 फिल्में करने का शौक नहीं है। मैं 2 फिल्में 3 फिल्में साल की करता हूं और वो 2-3 फिल्मों में ये निश्चित है कि मेरे हस्ताक्षर के गाने आ जाते हैं और अभी तक तो आते रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी आते हैं। आपको कभी इस बात का डर नहीं लगता कि जिस तरह से मतलब अभी आप एक्टिंग भी करना शुरू कर दिया, आपने गाने लिखा करते थे, कहीं ना कहीं आप पर एक लेबल लग जाएगा? अभी एक्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा, हम चाहेंगे भी कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, लोग आपके अभिनय को उसमें सराहे भी, लेकिन अगर एक छाप लग गई कि ये अच्छा एक्टर है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो डायरेक्शन का आपका ख्वाब है और दूसरी चीजें कहते हैं कि नहीं, एक अच्छा एक्टर तो बहुत जल्दी डायरेक्टर बन सकता है। अगर एक अच्छा एक्टर है और उसके पास तो उसके लिए तो डायरेक्शन, तो मैं ये सब चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे अपने डायरेक्शन के करीब ही ले जा रही है। मेरे पास इतना अनुभव है इस वक्त इंडस्ट्री का, मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है कि मैं धीरे धीरे तैयार हो रहा हूं। और मुझे लगता है कि एक्टिंग के दौरान भी मैं यही देख रहा था कि ये निर्देशक, ये डायरेक्टर कैसे काम कर रहा है, भाई ये कैसे शॉट ले रहा है। तो अब मुझे जो एक अनुभव नहीं था कैमरा के सामने खड़े होने का, वो भी मैंने ले लिया है। तो हो सकता है ये मेरे एक्टिंग में फायदे का ही होगा। और अगर मेरी पिक्चर चल गई और लोगों को अच्छी लगी तो मैं अपने को ही कास्ट करके फिल्म बना लूंगा। क्रेजी कुक्कड़ फैमिली जो आपकी आने वाली फिल्म है, क्या है ये सब्जेक्ट, और इसमें आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने मेन लीड किया है, किस तरह का किरदार है आपका? देखिए, ये फिल्म जो है ये एक पारिवारिक फिल्म है, फैमिली की कहानी है। जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है क्रेजी कुक्कड़, लेकिन पागल फैमिली है। पिताजी के पैसे हड़पने के लिए ये फैमिली अपने घर वापस आती है और उसमें जो सबसे शातिर और सबसे जुगाड़ू बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई, वो मैं हूँ। उसका किरदार मैंने निभाया है। मेरी पर्सनालिटी जैसी अमूमन है, जैसे आपके सामने में जिस तरह से बैठा हुआ हूँ, उससे बहुत अलग किरदार है। बहुत ही लाउड पंजाबी किरदार है जो कुछ भी चीज़ सटली करना नहीं जानता, सब चीज़ लाउडली करता है। उसका ह्यूमर लाउड है, उसका तौर तरीका लाउड है और गूफी है, सब चीज़ें कर नहीं पाता, उसकी चीज़ें सब खराब हो जाती है। तो इस तरह का एक अलग ही किरदार है। तो इस फिल्म का कोई एक विशेष डायलॉग या कोई खास एक्सप्रेशन? जो प्रोमो में डायलॉग है वो अपनी बीवी
उसको जब उसकी बीवी को कोई ड्रेसअप करके लेके आती है तो वो कहता है कि हाउ मच एवर यू डेकोरेट अ डंकी शी विल नेवर बिकम अ हॉर्सी। एक गधी को कितना भी सजा लो वो घोड़ी नहीं बन सकती। एवर यू डेकोरेट अ डंकी शी विल नेवर बिकम अ हॉर्सी। तो that's one thing which is there, that is what is my character, and अगर उसको मुझे अच्छे से करते देखना है तो वो फिल्म देखें। ठीक है ना। अच्छा, जिस तरह से ये बातें हो गई, अब बात कीजिए आपके आने वाली फिल्म। एक और फिल्म आपकी आ रही है, इसमें आपने लेखनी मतलब लिखा है, वो फिल्म है पीके। पीके में क्या क्रिएशन है आपकी? पीके में लगभग सभी गाने मेरे हैं, लगभग एक गाना नहीं है सिर्फ मेरा। और उसमें मतलब जो लव सॉन्ग है, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, ठर की छोकरो आयो रे बन पे मारो मेहमान, और भगवान है कहाँ रे तू, नंगा नंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। तो इस तरह के सब गाने हैं। पीके की खासियत यह है कि पीके में जो जिस तरह के चरित्र है, आमिर खान जिस तरह के भोजपुरी सी जबान बोलते हैं, उसके अलावा संजय दत्त जो है वो राजस्थानी है, अनुष्का जो है अर्बन एक सिटी गर्ल है। तो फिल्मों के गानों में भी आपको ये सारे कलर्स आपको मिलेंगे, भाषा के ये सारे कलर्स मिलेंगे। ठरकी छोकरो जो गीत है वो पूरा राजस्थानी लहजे में है, राजस्थानी उसका लब्बो लुबाब है। उसके अलावा जो टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त है, या दूसरा गाना है लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो थोड़ा सा अर्बन काइंड ऑफ सिनेरियो है उसका। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्यार प्यार वेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस तरह के क्रिएशंस है। अच्छा, बॉलीवुड में लगभग आमिर खान, अजय देवगन और कई बड़े सितारों के लिए आपने लिखावट कर दी। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि मैं इनके लिए विशेष तौर से लिखूं और ये मेरे लिखावट को अपने मतलब सिल्वर स्क्रीन पे इसमें परफॉर्म करें? जी, वैसे तो सभी का ये ख्वाब होता है। मैंने ज़्यादा काम आमिर खान साहब के लिए किया है, मैंने सत्यमेव जयते के लिए भी गाने लिखे उनके लिए। लेकिन मुझे सच में शाहरुख के लिए कभी काम करने का मौका नहीं मिला, और आई फाइंड हिम अमेजिंग एज एन एक्टर। उनकी जो एनर्जी है वो कमाल की है। तो मेरा मन है कि कभी ज़िंदगी में शाहरुख के लिए भी कोई गाना लिखूं, जब भी मौका आएगा लिखेंगे। एक्टिंग हो गई, राइटिंग हो गई, अब डायरेक्शन कब शुरू करेंगे ये बताइए? काम चल रहा है, कहानी लिख रहा हूँ अपनी। मोस्टली इच्छा है कि नेक्स्ट दिसंबर में कुछ फिल्म शुरू करूँ। किस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना पसंद करेंगे? कॉमेडी है मेरी फिल्म। कॉमेडी को ही लेकर, यानी मतलब क्रेजी कुक्कड़ फैमिली जो कि लोगों को हंसाएगी, यानी आपकी आने वाली जो फिल्में होंगी, मुझे लगता है लोगों को हंसाना एक बहुत पुण्य का काम है, और अगर आप कुछ करते हैं उसके ऊपर लोग हंसते हंसते घर जाते हैं तो आप उनका बहुत सारा बोझ, बहुत सारा भार हल्का करते हैं। तो और मेरा जॉनर रहा है कॉमेडी का हमेशा। मैं जितने भी थिएटर करता रहा हूँ मैंने उसमें बहुत सारी कॉमेडी की है, तो आई रियली लाइक डूइंग कॉमेडी। सो अभी जिस तरह से आपने इस फिल्म में काम किया है, अगर ये फिल्म हिट हो जाती है तो उसके बाद में ऐसे कौन से कॉमेडी के कलाकार हैं जिनके साथ में आप काम करना पसंद करेंगे? यार ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हैं। कौन है आपके सच में मेरा फेवरेट कलाकार है गोविंदा, परेश रावल साहब, सौरभ शुक्ला, और अगर किसी ने देखा नहीं है तो मेरा बैचमेट जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नवाजुद्दीन, वो कमाल का कॉमेडी करता है। उसका वो रंग अभी हमारे इंडस्ट्री में आया नहीं है, देखा नहीं है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं उसके साथ कुछ करूं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज के तौर पे, अगर ऐसे नहीं गाते गाते हाँ। मैं ये कहूंगा कि बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे,
बावरे से न चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। स्वानंद जी, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे श्रीमान स्वानंद किरकिरे साहब, जिन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज चैनल के इस विशेष कार्यक्रम बॉलीवुड कैनन में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम बनाया। आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? आप इस कार्यक्रम को लेके अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पे और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते बॉलीवुड कैनन में बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।